नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 27 अक्टूबर 2013 यही वो तारीख थी जब 7 बम धमाकों से पटना थर्रा उठा था। सीरियल ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए जबकि 80 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। 8 साल बाद गांधी मैदान ब्लास्ट केस के गुनहगारों को सजा मिली है, जिसमें 4 को फांसी, 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो 2 दोषियों को 10 साल और 1 को 7 साल की सजा एनआईए कोर्ट ने सुनाई है। इम्तियाज अंसारी, मुजीबुल्लाह, हैदर अली और नुमान अंसारी, चार को फांसी। 27 अगस्त 2013 यही वो तारीख थी जब पटना के गांधी मैदान में तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार रैली थी। इस तारीख को आतंकियों ने गांधी मैदान और पटना रेलवे स्टेशन पर एक के बाद एक 7 धमाके किए थे। सिलसिलेवार 7 बम धमाकों में 6 लोग मारे गए थे और तकरीबन 83 लोग घायल हुए थे। ठीक 8 साल 4 दिनों बाद गांधी मैदान ब्लास्ट मामले पर फैसला आया है, जिसमें फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 4 आतंकियों को फांसी, 2 को उम्र कैद की सजा, 2 दोषियों को 10 साल की सजा और 1 को 7 साल की सजा सुनाई है, जिसमें मोहम्मद मुजीबुल्लाह अंसारी को फांसी की सजा मिली है, नुमान अंसारी को भी फांसी की सजा मिली है, इम्तियाज आलम को भी फांसी की सजा मिली है, हैदर अली को भी फांसी की सजा मिली है, जबकि अजहर कुरैशी और उमर सिद्दीकी को उम्र कैद की सजा दी गई है। अहमद हुसैन को 10 साल की सजा और फिरोज असलम को 10 साल की सजा दी गई है, जबकि एक गुनहगार इफ्तिखार आलम को 7 साल की सजा कोर्ट ने दी है। इम्तियाज अंसारी, मुजीबुल्लाह, हैदर अली और नुमान अंसारी, चार को फांसी। उम्र कैद की सजा किन को दी गई है? इन लोगों को भी उम्र कैद की सजा दी गई है विभिन्न धाराओं में, फांसी के अलावे, समझिए, और ऐसे भी इम्प्रीजमेंट दिया गया है। उसके अलावे जो इफ्तिकार हैं उनको केवल 7 साल की सजा दी गई है। उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन, उन लोगों ने दोनों कन्फेस किया था, तो उनके कन्फेशन को कंसीडर करते हुए लाइफ इम्प्रीजमेंट दिया गया है 120B 302 और 121 IPC के अंतर्गत। कोर्ट ने 4 दिन पहले ही 27 अक्टूबर को इस मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दे दिया था। आज गुनहगार को सजा भी तय कर दी गई। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। तो एक तरफ गुनहगारों को सजा हुई तो दूसरी तरफ देश के लिए शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन को बेगूसराय में अंतिम विदाई दी गई। शहीद की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ा और सड़कों पर भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। ये जनसैलाब अपने लाल को अंतिम सलामी देने उमड़ी है। ये जयकारा उस वीर सपूत के सम्मान में हो रहा है जिसने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सोमवार को बेगूसराय की धरती वीर शहीद ऋषि रंजन अमर रहें और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी। शहीद ऋषि रंजन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए बेगूसराय में जनसैलाब उमड़ पड़ा। बेगूसराय की सड़कों पर भारत की जयकार के साथ ऋषि रंजन सिंह अमर रहे के खूब नारे लगे। हजारों लोगों की भीड़ के साथ शहीद का पार्थिव शरीर सिमरिया घाट लाया गया। सिमरिया घाट पर हजारों लोगों की मौजूदगी में वीर शहीद का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पिता राजीव रंजन सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। बता दें कि शनिवार की शाम को रूटीन गश्ती के दौरान जम्मू कश्मीर के नौशेरा में LOC के पास लैंडमाइंस ब्लास्ट में सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें बेगूसराय के पिपरा मीरगंज के रहने वाले शहीद लेफ्टिनेंट
ऋषि रंजन सिंह भी थे। विस्फोट में 3 जवान घायल भी हुए थे। बेगूसराय के लोगों ने अपने लाल को अंतिम विदाई दे दी। लेकिन ये गुस्सा और जोश बताता है कि ऋषि रंजन सिंह का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट के लिए काउंटिंग कल होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मुंगेर की तारापुर सीट के लिए 9 उम्मीदवार हैं और यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तारापुर विधानसभा के उपचुनाव का कल काउंटिंग होना है, जिसको लेके डीजे कॉलेज में काउंटिंग हॉल बनाया गया है। मैं बताता चलूँ कि 14 टेबल लगाए गए हैं जिसमें काउंटिंग होना है तथा 406 बूथों का काउंटिंग कल होना है। 9 कैंडिडेट शामिल थे, लेकिन मुख्यतः आरजेडी एनडीए में ही आमने सामने की बात कही जाती है। हालांकि कल ही पता चलेगा कि कौन जो है वो विजेता होगा और किसके पक्ष में वोट नहीं डाले जाएंगे। लेकिन कल की जो बात है, कल सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग चालू होना है और इसके लेके व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देख सकते हैं कि जो डीजे कॉलेज को जो है ट्रिपल लेयर सुरक्षा व्यवस्था में सारे ईवीएम तथा वीवीपैट को रखा गया है, जो सुबह 8 बजे से निकलना चालू होगा और अनुमान ये है कि 2 बजते ही ये साफ हो जाएगा कि विजेता कल के लिए कौन होगा। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, डीजे कॉलेज। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुशेश्वर स्थान के रामनगर में महिला आईटीआई कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ ही साथ सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना सेंटर पर सेक्शन बनाकर अलग अलग भागों में इसे बांटा गया है। सेंटर पर कुल 16 टेबल लगाए गए हैं। तो वहीं काउंटिंग से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जनता मालिक है और उनका फैसला स्वीकार होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कौन क्या बोलता है उस पर वे ध्यान नहीं देते। काउंट तो होने वाला ना, कल ही ना होने वाला है, हो जाएगा। तो जो भी रिजल्ट हो, जनता मालिक है। हम लोग तो कुछ बोलते नहीं है, बाकी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते। जिसको जो मन में आता है करता है, और ये करना तो काम ही है कमीशन का काम, इलेक्शन कमीशन का तो करता ही ना है पूरे तौर पर। भला उसमें कोई हस्तक्षेप है? सब तरह से उन्हीं का अधिकार है, पूरे तौर पर करते हैं, देखते हैं। हम लोगों का तो बीच में कहीं से पूछ नहीं रहता कि पूरे तौर पर हो, ठीक ढंग से काम हो, तो सब तो करते ही रहते हैं। और जो भी कैंडिडेट होता है, जिसको कोई शिकायत या किसी को भी जनता को होती है, अपना शिकायत करते हैं, देखते हैं। लेकिन अब पूरे तौर पर कोई क्या बोलता है हम तो देखने भी नहीं जाते, हम ध्यान भी नहीं देते। उन सब कोई मतलब है? जो भी होगा, जो हम बार बार कह देते हैं, जनता मालिक है, फैसला जो करेगी, उनको अधिकार है, तो हम लोग इस पर कुछ बोलते हैं। और इससे पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा था, आइए सुनाते हैं। कुछ भी कर ले, जीत हमारी होना तय है। लेकिन फिर भी अगर कोई शिकायत अगर आती है तो हम वहीं बैठे हैं, हम हर एक चीज़ों को देखेंगे। और मुख्यमंत्री जी तो भावनात्मक शोषण करते रहे हैं। उनके चाल और चरित्र को पूरा देश जान गया है कि वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त, नीट का रिजल्ट आ चुका है, जिसका इंतजार छात्र कर रहे थे। नीट का रिजल्ट आ चुका है। पटना के दर्श कौस्तुभ बिहार टॉपर बने हैं। पटना के दर्श कौस्तुभ बिहार टॉपर बने हैं। 706 अंक लाकर दर्श कौस्तुभ टॉपर बने हैं, बिहार टॉपर। और 12 सितंबर को नीट की परीक्षा हुई थी, जिसके बाद इंतजार किया जा रहा था परीक्षा परिणाम का। जनता दरबार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 187 लोगों की समस्याओं को इस जनता दरबार में सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को तमाम निर्देश दिए। हालांकि त्योहारों का समय होने की वजह से आज जनता दरबार के बाहर लोगों की भीड़ कम नजर आई। आज वैसे लोग कम ही आए जो हर बार बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन कराए यहां जनता दरबार में पहुंचने की कोशिश के साथ आते थे। मुख्यमंत्री के पास फरियाद लेकर पहुंचे ये वो लोग हैं जिनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई।
या जिनकी समस्याएं तो सुनी गई लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। एक फरियादी ने सीएम नीतीश के सामने रोते हुए अपनी आपबीती बताई। उसने बताया कि गांव के ही भूमाफिया ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है और जान से मारने की धमकी देता है। कहते रिक्वेस्ट पैर पकड़ के मुझे धमकी दे रहा है, जान से मार देगा मुझे, हम लोगों को, पूरे परिवार। एक बुजुर्ग शख्स भी सीएम नीतीश के जनता दरबार में पहुंचा। इनकी शिकायत भी जमीन से जुड़ी हुई थी। पड़ोसी ने इनकी जमीन को हड़प लिया है और विरोध करने पर न सिर्फ मारपीट करता है बल्कि बेटे को चाकू मारकर जख्मी भी कर चुका है। हमारा जमीन है, हमारा एक पट्टादार जबरदस्ती हमको मार कर दखल कर दिया, हमारा लड़का को चाकू मार। सीएम ने शिकायत सुनने के बाद इनके मामले को राजस्व विभाग को भेज दिया। भोजपुर जिला से आए नरेंद्र कुमार सिंह परेशान हैं कि MVI की नौकरी के लिए परीक्षा दिए। परीक्षा में अच्छे नंबर भी आए लेकिन बहाली नहीं हुई। भोजपुर जिला से ही आई चंचल कुमारी की भी परेशानी कुछ ऐसी ही है। पुलिस बहाली में गड़बड़ी की शिकायत लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंची चंचल कुमारी का आरोप है कि ट्रेनिंग कराने के बाद भी इनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई, जबकि इनसे कम नंबरों वालों को ज्वाइन करा दिया गया। 0-23 तक ज्वाइनिंग कराया गया है और 37 मेरा नंबर आया हुआ रिटर्न में हमको बाहर रखा गया है, जबकि मेरिट लिस्ट बन गया था। मेरा दिया था GRP मुजफ्फरपुर में दिया हुआ था। त्योहार का समय होने की वजह से जनता दरबार के बाहर आज लोगों की भीड़ कम देखी गई। आज वैसे लोग कम थे जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए जनता दरबार में पहुंच जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। औरंगाबाद में एक युवक का अपहरण कर हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना बारुण थाना क्षेत्र के परशुरामपुर गांव की है, जहां 29 अक्टूबर की शाम एक युवक लापता हो गया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। लेकिन 1 नवंबर को लोगों ने उसके शव को नहर से बरामद किया है। ग्रामीणों को शक है कि प्रेम प्रसंग में इसकी हत्या की गई है, क्योंकि जिस लड़की से युवक की बात हो रही थी उसके परिजन फरार हैं। वहीं चुनावी रंजिश से भी इस हत्याकांड को जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुट गई है। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। दो लोगों को इसमें पूछताछ के लिए फिलहाल थाना पे रखा। शुरुआती जांच में कुछ पता चल सका है सर? अभी हम लोग जांच कर रहे हैं मामला क्या है और जल्द ही पता चल जाएगा। ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा जा रहा है सर? इस मामले में उस एंगल पे भी हम लोग देख रहे हैं, हर दृष्टिकोण से हम लोग जांच कर रहे हैं। वैशाली में उत्पाद विभाग ने 55 लाख की शराब को जब्त किया है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कुशहर चौक के पास से एक ट्रक की तलाशी ली, जिसमें 540 कार्टन शराब बरामद की गई। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन तस्कर हैं कि बाज नहीं आ रहे। खासकर पंचायत चुनाव के दौरान शराब माफिया ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। वैशाली के कुशहर चौक से उत्पाद विभाग की टीम ने तकरीबन 55 लाख रुपए की विदेशी शराब लदे एक ट्रक को जब्त किया, जिसमें 540 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक तस्कर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। नवादा में भी इन दिनों शराब तस्करी का मामला बढ़ गया है। रोजाना शराब कारोबारी नए नए तरीके से शराब की तस्करी कर रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने अकबरपुर के नेमदारगंज के पास एक बोलेरो से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया है। वहीं एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। कारोबारी बोलेरो के दरवाजे, सीट और डैशबोर्ड के नीचे तहखाना बनाकर अंग्रेजी शराब को बिहार ला रहे थे, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने उनके मंसूबों को नाकामयाब कर दिया। सिवान के सरसर गांव में ग्रामीणों ने अपनी जिद से सालों पुरानी परंपरा को जिंदा रखा है। पर्व त्योहार पर जब भी ग्रामीण जुटते हैं तो रामलीला का मंचन होता है, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी शामिल होते हैं। वैसे तो आपने कई जगहों पर रामलीला देखी होगी, लेकिन बिहार के सिवान के सरहर गांव की रामलीला सबसे अलग है। इस गांव का चाहे 90 साल का बुजुर्ग हो या 10 साल का बच्चा, सभी को रामायण के हर पात्र का संवाद याद है, वो भी कंठस्थ। जिसको जब मौका मिलता है वो रामलीला के मंचन में शामिल हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि ग्रामीणों ने अपनी जिद से सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को जीवंत कर रखा है। सरसर गांव के ग्रामीण जब कभी भी पर्व त्योहार में जुटते हैं तो रामलीला का मंचन करते हैं।
बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक रामलीला में अपना किरदार निभाते हैं। डॉक्टर हो या इंजीनियर, छुट्टियों में जब घर आते हैं और जब सभी का जुटान होता है तो रामलीला का शानदार मंचन किया जाता है। मेकअप आर्टिस्ट से लेकर रामलीला के डायरेक्टर तक इसी गांव से होते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस पुरानी परंपरा को बचाने के लिए सभी धर्मों के लोग अपना पूरा सहयोग देते हैं। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू कराते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। अमूल ने आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल में कभी देर नहीं की। साल 1975 खेड़ा में सहकारी आंदोलन के सदस्यों के लिए टेलीविजन लाया गया। गांव के लोग मिलकर टीवी देखते और खेती के आधुनिक तरीके सीखते। साथ ही जरूरी बातें भी आधुनिक नजरिए से सीखने को मिलती। गांव के लोग रोज ही साथ में टेलीविजन देखते थे। इससे उन्हें नई बातों का ज्ञान तो मिलता ही था, उनमें सहकार की भावना और ज्यादा मजबूत होने लगी। इस तरह टेलीविजन तकनीक ने एक नए नजरिए का विकास किया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के